हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। अभी तक हमने इकोनॉमी में जितना भी पढ़ा है स्टैटिक्स से रिलेटेड, हम उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दो पार्ट में करेंगे। 35 क्वेश्चंस आज एंड 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। अब देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ उतना ही होगा। कुछ नई चीजें भी आएंगी जो वहां पर स्किप हो गई थी या ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हम लोग नहीं कर पाए थे। सो डोंट जस्ट टेक इट टू measure your level of preparation, rather see it as another lecture of learning। ठीक है, चलिए पहली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। कौन सी एक्टिविटी इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होनी चाहिए। तो जीडीपी के बारे में मैंने आपको एक टर्म एम्फेसाइज किया था, दैट जस्ट रिमेंबर कि विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया, देखिए विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम ऐड करेंगे अपनी जीडीपी में। राइट, तो ऑप्शन देखते हैं। एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन अदर कंट्रीज। अब एम्बेसीज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में यानी कि न्यू दिल्ली में जो एम्बेसीज है दूसरी कंट्रीज की, उन्हें हम कंसीडर करेंगे एज अ फॉरेन टेरिटरी। और इंडिया की एम्बेसी जिन अलग अलग कंट्रीज में है तो वहां पे इंडिया की जो एम्बेसी है उसे हम मानेंगे अपनी टेरिटरी। क्लियर, यानी कि न्यू दिल्ली में यूएस, कनाडा, रशिया जितनी भी कंट्रीज है इनकी जो एम्बेसी होगी वो उतना एरिया उनकी टेरिटरी माना जाता है। उसी तरह उनकी कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसी होंगी वो हमारी टेरिटरी मानी जाती है। तो वहां पर अगर कोई गुड्स या कोई भी सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो इंक्लूड होंगी हमारी जीडीपी में। ऑलराइट, एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। अब एयर इंडिया रजिस्टर कहाँ है? इंडिया में। राइट, अब वो कहीं भी सर्विस दे बट वो माना जाएगा हमारी ही डोमेस्टिक सर्विस दे रहा है वो। राइट, या आप कह लीजिए कि इसके जो ओनर हैं वो रेसिडेंट कहाँ के हैं, ठीक है, रह कहाँ रहे हैं? इंडिया में। राइट, तो वो आ जाएगा हमारी जीडीपी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर, अगेन द वर्ड इज रेसिडेंट। इंडिया के रेजिडेंट्स जो भी सर्विस वगैरह दे रहे हैं इंडिया में रहकर, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं अपनी जीडीपी में। लाइक अगर कोई मूवी वगैरह बनी है फिर उसके राइट्स कोई फॉरेनर परचेज कर लेता है कि हम इसको खरीद रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो एक्सपोर्ट जरूर माना जाएगा बट वो गुड्स तो हमारे यहीं पे प्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये भी ऐड होगा। उसी तरीके से परचेज ऑफ मूवी टिकट्स बाय ए फॉरेनर इन इंडिया। राइट, तो ये मूवी देख रहा है तो कहाँ देख रहा है? इंडिया में ही देख रहा है ना, तो ये भी इंक्लूड होगा हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन में। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको समझ में आया हो। जस्ट रिमेंबर द वर्ड टेरिटरी एंड सेकंड वर्ड योर इंपॉर्टेंट रेसिडेंट। हमारे रेसिडेंट होने चाहिए। कोई भी कंपनी, अब जैसे इंटरनेशनल वाटर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां पर कोई शिप जा रहा है लेकिन ये शिप रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो क्या मैं इसको अपने उसमें ऐड करूंगा? बिल्कुल करूंगा। क्लियर? Now, which of the following are not counted in India's GDP? तो एक है इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी एंड दूसरा है री एक्सपोर्ट। अब देखिए, इनफॉर्मल की जब बात आती है तो हमें पता है कि एक तो फॉर्मल एंटरप्राइजेस वो हो जाते हैं जो प्रॉपरली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, राइट, जिनका लाइसेंस है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो इनफॉर्मली चल रहे हैं, जैसे चाय वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमबीए चाय वाला, बट जो चाय वाले हमारे हर चौराहे पर होते हैं। ओके, ये क्या है? ये सब इनफॉर्मल्स हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बट बेस्ड ऑन कि हमारी फॉर्मल सेक्टर का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये सब के अकॉर्डिंग हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं। और अभी हम इसको कंसिडर करके चलते हैं कि एटलीस्ट 30%, कि ये जो इनफॉर्मल एक्टिविटीज हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में करीब करीब 30% होता है। राइट, सो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो हमारी फॉर्मल सेक्टर है उसी का मेजर को थोड़ा सा कंसिडर करके चलते हैं। राइट, सो इनफॉर्मल एक्टिविटीज प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन फॉर्मल एक्टिविटी। क्लियर? सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है री एक्सपोर्ट। अब सपोज कीजिए कि श्रीलंका में चलिए कोई हेडफोन बना, राइट, लेकिन उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। या चलिए मान लीजिए इनके यहाँ कार बनी है, उनकी कोई डोमेस्टिक कंपनी, उसने छोटी मोटी कार बनाई है, लेकिन उसके बाद कार की टेस्टिंग करने का फैसिलिटी नहीं है कि अगर ये टक्कर होती है तो कितना डैमेज हो सकता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए ये कार श्रीलंका से आती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी है इंदौर में। तो यहाँ पे आती है, टेस्ट होती है, हम लोग अपना कुछ सर्विस चार्ज वगैरह इंक्लूड करेंगे इन पे और वापस से एक्सपोर्ट कर देंगे इनको। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया था लेकिन पर्पस वाज जस्ट टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग की, अपना सर्विस चार्ज लिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड पूछा था, तो काउंट तो दोनों होती है, तो आंसर हो जाएगा नीदर। क्लियर। अब एक चाइनीज कंपनी है डूइंग बिजनेस इन इंडिया फोकस ऑन दिस। ओके, द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी विल बी पार्ट ऑफ। अब मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज हमारी टेरिटरी में हो रही है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे इंडिया की जीडीपी में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड, क्या वो चाइना की जीएनपी में होगा, तो यस। मैंने जब जीएनपी कंसेप्ट समझाया था आपको, तो मैंने आपको वहां पे कहा था कि ये एन फॉर आप समझिए नेशनैलिटी, ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा है कि चाइनीज कंपनी है, यानी कि कोई चाइनीज ओनर होगा उसका, ठीक है, तो इसकी नेशनैलिटी कहाँ बिलोंग करती है, चाइना में। तो ये जो प्रॉफिट इन लोगों ने यहाँ बनाया है, हम इंक्लूड करेंगे इंडिया की जीडीपी में, और चाइना उसको लिखेगा अपनी जीएनपी में, यानी कि प्रॉफिट बना तो इंडिया से है, लेकिन बना तो उसके नेशनल ने बनाया ना, उसका जो सिटीजन रहा होगा उसकी कंपनी ने बनाया, राइट। तो हम इंक्लूड करेंगे इंडिया की जीडीपी में, वो करेंगे चाइना की जीएनपी में। ओके, तो बोथ विल बी करेक्ट। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये सब मैंने आपको उसी दिन कहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ लिए हैं वो अपनी जगह ठीक है, बट आप उसको यूज अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो हो सकता है कि आप लोग ये जीडीपी जीएनपी हमने काफी दिन पहले किया था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया तो शायद भूल गए हूँ, बट आई होप कि आपको समझ तो आ रही होंगी चीजें। नो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐसी चीज को मानता हूं जैसे मशीनरी सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसको यूज करके मैं कुछ आउटपुट जनरेट करूंगा, और ये मशीनरी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक मेरे लिए वर्क करेगी, और ये मुझे कुछ इनकम करके देगी। ओके, कुछ रिटर्न आएंगे मेरे पास, राइट। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एग्जैक्टली इट इज पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी हमारे यहाँ अटल सेतु बना, राइट, तो वो हमें रेगुलर इनकम देगा इन द फॉर्म ऑफ टोल। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये 20 साल तक के लिए आपको मोनोपोली दे देते हैं, आपने जो भी इन्वेंशन वगैरह उस पर किया, तो ये 20 साल तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी इस पे, राइट। तो ऑल दीज आर फिक्स कैपिटल एसेट्स। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if factories are running at full capacity utilization then marginal productivity will of capital will be। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम निकालते कैसे हैं। ये हम निकालते हैं चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल, राइट। और उसने एक वर्ड यूज किया है हमारे साथ, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। अब चलिए एक कंटेक्स्ट समझते हैं कि सपोज कीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, राइट, उसकी कैपेसिटी है कि वो 1000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बट अभी फॉर वट एवर रीजन कि कोल की शॉर्टेज है या कुछ भी है, ठीक है, या उसकी कोई मशीनरी उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है, ये प्रोड्यूस कर पा रहा है सिर्फ 800 मेगावाट, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है 1000, प्रोड्यूस कितनी कर रहा है 800। अब अगर मैं इसमें इनपुट और दे भी दूं और भी कैपिटल लगा दूं, बट वो अभी अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा, तो क्या इसमें और इनपुट डालने से कुछ होगा, कुछ भी बदलेगा इसमें, नहीं बदलेगा, राइट। सिमिलरली आप उसी तरीके से समझिए, जैसे अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है 1000 फुटबॉल, ओके, लेकिन ये कंपनी बना रही है सिर्फ 8, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है 1000, ये उसकी कैपेसिटी है, बट वो बना रही है सिर्फ 800 क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है उस फुटबॉल की, राइट। तो अब मैं इनपुट कितना भी बढ़ा दूं इसमें, ठीक है, कितनी भी और कैपिटल लगा दूं और पैसा डाल दूं, क्या मेरा आउटपुट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो इसमें अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा। जब कोई चीज फुल पोटेंशियल पे काम कर रही हो अपने, यानी कि आप जितना दे रहे हो पूरा यूटिलाइज कर रही है, तो आप जितना भी इनपुट दोगे उससे उसका जो प्रोडक्शन होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल, अगर मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूं तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा, अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है तो, ओके। तो मेरा जो अल्टीमेटली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो पॉजिटिव आएगी। थोड़ा सा भी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अगर मैं थोड़ा सा भी और इनपुट बढ़ाऊंगा, इसमें और कैपिटल डालूंगा, एक आध दो मशीनरी और लगा दूंगा, तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो 1000 की जगह सिर्फ 800 ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं और भी इनपुट डाल दूं और पैसा डाल दूं और मशीनरी डाल दूं, लेकिन वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले उसको अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंचने दो, उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा दोगे उसको, उससे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वो अपना फुल पोटेंशियल पे नहीं है, ठीक है, और उसके बाद आप दोगे भी अगर और इनपुट, तो भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में ही रहेगी। when factories are running at less than full capacity, then whatever extra capital
we give it, it won't produce any additional output, right? मैं बीच बीच में इंग्लिश में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि प्रॉपर इंग्लिश ही फॉलो करते हो, स्पेशली वन फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, सो आई होप आपको ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आया हो, एंड फुल कैपेसिटी या लेस कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को जरा केयरफुली पढ़ना। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम इलास्टिसिटी। इसको भी समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या होता है। देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन क्वांटिटी, मतलब ये रेशियो होता है एक डिमांड वर्सेस इनकम। ओके, तो जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, ठीक है, या तो उसके पास चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है या घटने लगती है। जैसे सपोज कीजिए कोई लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम फैमिली थी, ठीक है, अब किसी तरीके से उनकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि पहले वो बहुत नॉर्मल राइस खाता हो, लेकिन अब जैसे उसकी इनकम बढ़ रही हो तो उसने स्विच कर दिया हो बासमती राइस पे, राइट? ठीक है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम के साथ कुछ चेंज हो रहा है डिमांड में, पॉजिटिव है नेगेटिव वो अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, बट एक चीज समझ में आएगी, कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन है इनकम और डिमांड के बीच में। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। सी, अगर अब ये सोचिए कि इनकम बढ़ने पर भी अगर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ी बट आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, जैसी थी वैसी ही है, ठीक है, तो ये एक चीज सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं वो नेसेसरी गुड था। जैसे सोप हो गया, ठीक है, आपकी इनकम अगर बढ़ने भी लगे तो सोप इज बेसिक, ठीक है, आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो आप टूथपेस्ट फिर भी यूज करोगे, सो ऑल दीज आर एसेंशियली गुड। तो जिनमें भी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, ठीक है, जिसमें भी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, तो आप मान सकते हो कि इसमें ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में या कमोडिटी में डिमांड में चेंज नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, तो वो हमें एक अंदाजा देता है कि कहीं ना कहीं ये इट वाज ए काइंड ऑफ नेसेसिटी गुड, बेसिक गुड, डेली नीड वाला गुड था ये, राइट? अब अगर जब भी इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, ठीक है, तो यहां पर उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ने लगेगी। यार ये क्या हो जाता है इसमें, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो ये समझ जाइएगा कि इसमें डिमांड बढ़ेगी एंड इट इज ए लग्जरी गुड। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो इनकम इलास्टिसिटी होता है ना, ये हमें मेजर करके देता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि इनकम के साथ साथ लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके से चेंज होता है। अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो सिंपल याद रखो, अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये सिग्निफाई करेगा कि इट इज ए काइंड ऑफ बेसिक गुड और नेसेसिटी गुड। और अगर मोर देन 1 है और इनकम बढ़ने के बाद उसमें चेंज आया है, तो ये सिग्निफाई करेगा कि इट वॉज ए सम सॉर्ट ऑफ लग्जरी गुड। है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सैमसंग छोड़ के आईपैड खरीदोगे। ओके, बट अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो भी, और कम भी थी तो भी आप फ्रूट वेजिटेबल्स लेते थे, आप बेसिक टी बनाने की चीजें लेते थे, उसके बाद भी आप लोगे। ठीक है, सो इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड to change in consumer income. Okay, so this defines what is income elasticity, and using this concept it is possible to tell if a particular good represent a necessity or a luxury. ठीक है, necessity अगर less than 1 है, luxury if more than 1 है। ठीक है, जैसा भी मेजरमेंट में निकल के आएगा। सिग्नियोरेज, ये तो शॉर्ट एक डेफिनेशन पेज है जो शायद मैं उस वक्त आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया था। ये कुछ नहीं होता है, इट वाज जस्ट ए प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन। ठीक है, ये प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है, तो उसको उतना ही याद रखिए बस। रिसेंटली आरबीआई अलाउड रिटेल इन्वेस्टर्स टू directly access गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ दिस इज समथिंग जिसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। ओके, सी, सबसे पहले इनिशियली जो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और हम लोग हो गए, ये वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को इनिशियली अलाउ नहीं था कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सके प्राइमरी मार्केट में। मैंने आपको बताया था 2 मार्केट होते हैं, सेकेंडरी और एक प्राइमरी।
राइट। तो यहाँ प्राइमरी मार्केट में इनिशियली रिटेल इन्वेस्टर्स अलाउड नहीं था उनको कि वो यहाँ पर आकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकें। अगर उनको परचेज करना होता था तो सपोज सेकंड यहाँ पर कोई बैंक था, ठीक है, वो आया उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दोबारा सेल करने कि मुझे अपना पैसा चाहिए तो मैं इसको बेच रहा हूँ, तो हम यहाँ सेकेंडरी मार्केट में आके रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता था गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इनिशियली पहले ऐसा था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चेंज किया गया। बैंक से साथ साथ एनबीएफसी वगैरह ये सब इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि वहां से एक श्योरिटी होती है कि यहाँ से रिटर्न आएंगे। तो अगर उस वक्त आपको इन्वेस्ट करना था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्योंकि आपको भी रिटर्न चाहिए, तो आप बैंक या एनबीएफसी से ले सकते थे, यानी कि इन काइंड ऑफ सेकंड मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पर फर्स्ट टाइम सेल होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वहां हम नहीं जा सकते, वहां बैंक वगैरह जाएंगे, इसको खरीदेंगे, फिर वो अगर आके सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे तो हम लोग इसको खरीद सकते थे। ओके, नॉट डायरेक्टली वी कैन परचेज थ्रू एनबीएफसी और बैंक्स। ये पहले की सिचुएशन थी। नाउ इन 2021 में क्या किया, 2021 में अलाउ कर दिया गया रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कि हम सीधे प्राइमरी मार्केट में आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ सकते हैं, हमें अलाउ है, हम सीधे प्राइमरी मार्केट में आएंगे और यहाँ पे हमें ओपन करना होगा बस एक रिटेल, सॉरी नॉट रिटेल, हमें यहाँ पे ओपन करना होगा एक अकाउंट जिसका जिसका नाम होगा गिल्ट अकाउंट, कि गिल्ट अकाउंट ओपन करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, और फिर वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले की कंडीशन समझ में आई, पहले हमें खरीदना था तो हम सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, बैंक को एनबीएफसी के थ्रू खरीदेंगे। अब अगर हम चाहें तो हम एक गिल्ट एज अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट, यानी जब फर्स्ट टाइम सेल हो रही है तभी खरीद सकते हैं इसको, राइट। तो ये चेंज किया गया एक तो। दूसरा, बट अब एक बात समझिए, और ये जो बैंक एनबीएफसी है इनको प्राइमरी डीलर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनको प्राइमरी डीलर्स कहते हैं, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ऑलराइट, नाउ अब होता क्या है कि ये बैंक एनबीएफसी वगैरह जाएंगे, ठीक है, बैंक एनबीएफसी ये जाएंगे ऑक्शन में, वहां पे बिडिंग वगैरह होगी और यहीं पे डिसाइड होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट। यहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है बिडिंग और ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्कवरिंग द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको इस तरह के टर्म मिलेंगे, डिस्कवरिंग द इंटरेस्ट रेट, जो कि यहाँ बैंक और एनबीएफसी ऑक्शन में बिडिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि इस पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यहाँ पर अगर ज्यादा लोग आएंगे बिडिंग करने तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे ना, ज्यादा लोग आ गए लेने, तो अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत है और ज्यादा देने की, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए रिटेलर्स को अलाउ किया गया है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के लिए फंड रेज करना इजी हो जाएगा बाय इशूइंग इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सब मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में समझा दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह क्या होती हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इज ऑक्शन बिडिंग में, ठीक है, बिडिंग में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में रिटेलर जो आएगा, ठीक है, इसके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है? जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा वो यही लोग करेंगे आपस में बिडिंग करके, उसके बाद रिटेलर परचेज कर सकता है उस इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। रिटेल इन्वेस्टर विल बी अलाउड इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, राइट। सेकेंडरी में पहले से अलाउ था, प्राइमरी में अब अलाउ कर दिया है। Individuals can participate in bidding or auctioning process of government securities in primary market। तो हाँ, अब अलाउ कर दिया गया है कि वो प्राइमरी मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। वो इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो इंटरेस्ट रेट डिस्कवर करने का काम अभी भी बैंक्स और एनबीएफसी ही करेंगे, वो सिर्फ वहां से परचेज कर सकता है प्राइमरी मार्केट से आफ्टर ये जो डिस्कवर हो जाए इंटरेस्ट रेट उसका, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सो यस। अब बैंक एनबीएफसी के अलावा रिटेलर्स भी आ गए हैं जो इसको परचेज करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो ऑप्शन इज 1 एंड 3, ओके। एंड हाँ, प्राइमरी मार्केट में जो ये सब सेल परचेज होती है ना, इसकी वो होती है गवर्नमेंट की सॉरी आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे, ये तो मैंने लेक्चर में ही बता दिया था आपको। एनीवे, स्टेट डेवलपमेंट लोन पे आते हैं, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो इसके साथ ना हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले समझा था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब इशू करती है गवर्नमेंट, जब उसको फंड रेज करना हो, राइट, पब्लिक से फंड लेना हो और उसके बदले में वो इंटरेस्ट रेट दे देती है आपको, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई तरह की हो सकती हैं। एक होते हैं ट्रेजरी बिल्स,
राइट, ये कितने भी डेज के हो सकते हैं, 14 डेज के हो सकते हैं, ये 81 डेज के, सॉरी 90 डेज के हो सकते हैं, ये 182 डेज के हो सकते हैं, ये 300 डेज एंड सो ऑन। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, बट एनी हाउ लेस देन 1 ईयर ही रहेंगे। ठीक है, 360 लेस देन 1 ईयर ही रहेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड पे आते हैं हमारे कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। ठीक है, और ट्रेजरी बिल भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकती, रिमेंबर दैट। एंड थर्ड होती है डेटेड सिक्योरिटीज, एंड लास्टली होते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये इशू करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। डेटेड सिक्योरिटीज जो होती हैं ये होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म। ओके, दैट मीन्स ये कम से कम 40 साल तक के लिए भी लिए जा सकते हैं। जबकि ये जो दो हैं हमारे ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स लेस देन 1 ईयर। इवन ये कैश मैनेजमेंट तो 90 डेज के आसपास के लिए ही लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्क याद रहेगा इनके बीच में थोड़ा सा। राइट, और इन सबको आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तो आपने इसकी ट्रेड कर दी कि मुझे अब अपना पैसा निकालना है, आप किसी और को सेल कर सकते हो। ठीक है, सीएमबी को भी आप ट्रेड कर सकते हो। राइट, और बट ये जो एसडीएल है, स्टेट गवर्नमेंट वाला, ये ट्रेड नहीं कर सकते आप। इसमें फर्क याद रखिएगा, यू कांट ट्रेड दिस। राइट, और इसकी मैच्योरिटी जो है ये मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल सीएमबी शॉर्ट टर्म लोन है लेस देन 1 ईयर। एसडीएल स्टेट गवर्नमेंट की बॉन्ड होती है, ट्रेड नहीं कर सकते, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। ये ट्रेड कर सकते हो, ये भी ट्रेड कर सकते हो। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म की होती है 40 ईयर्स की, और इनको भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, दीज आर ऑल्सो ट्रेडेबल। ऑलराइट, तो ये चार चीजें समझ में आई। नेक्स्ट कुछ बातें और जान लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन भी उसी के साथ कवर हो जाएगा, एक बार कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं हमारे, इन पर कोई अलग से इंटरेस्ट पे नहीं किया जा सकता। इन्हें हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन से यहाँ पर क्या मतलब है? ठीक है, दिस ट्रेजरी बिल्स दे आर नोन एज जीरो कूपन। इन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता तो फिर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा बिकॉज इनको डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। जैसे ट्रेजरी बॉन्ड आपने परचेज की 100 रुपीज की, ठीक है, तो ये आपको सेल कर दी जाएगी 96 रुपीज में। और फिर जब आप इसको रिडीम करने जाओगे आफ्टर मैच्योरिटी, डिपेंडिंग की मैच्योरिटी 91 डेज की है या 182 डेज की है या 360 डेज की है, ठीक है, उस पे बेस्ड है। जब आप मैच्योरिटी के बाद जाओगे तो आपको पूरे 100 रुपीज मिलेंगे। तो आपने 4 रुपए अर्न किया, लेकिन ये अलग से इंटरेस्ट नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड थे, इन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, ये डिस्काउंट पर ही सेल किए गए थे। आपको 96 में पे किए गए थे और आप 100 रुपीज में उसको रिडीम कर रहे हो। तो ट्रेजरी बिल के बारे में ये बात याद रखिएगा। और ट्रेजरी बिल को आप ट्रेड भी कर सकते हो कि आपको अपने 96 रुपीज जल्दी निकालने हैं, आपको जरूरत पड़ गई है, तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच दो किसी को। राइट, दूसरा डेटेड सिक्योरिटीज जो हमने ऊपर अभी देखी। डेटेड सिक्योरिटीज, इसमें टेन्योर इसका बहुत ज्यादा भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। ये 1 से लेके 40 ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, और इनको भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो अगर आपको अपना पैसा निकालना है यहाँ पर। तो कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल, इसके बारे में ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरह का। इसके बारे में एक बात जरूर याद रखना कि ये कोई डेफिसिट, जो बजट डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट होता है, उसको फिल करने के लिए नहीं लिया जाता है। ओके, वो लंबी लॉन्ग ईयर की बॉन्ड इशू की जाती है उसके लिए। ये सिर्फ हार्डली आपकी 90 डेज समथिंग की है, ठीक है, 91 डेज की है। तो दीज आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड। ये सिर्फ दी जाती हैं एक टेम्पररी मिसमैच जो आ गया है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये टेम्पररी मिसमैच के लिए दी जाती है। अगर स्टेटमेंट इस तरह का हो कि ये गवर्नमेंट के डेफिसिट को फंड करने के लिए दी जा रही, तो ऐसा नहीं है। राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो। क्लियर? लास्टली चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने जो कंसेप्ट थे वो समझ लिए हैं या रिवाइज कर लिए, वैसे सब पढ़े हुए हैं पहले से। एसडीएल स्टेट की जो बॉन्ड्स हैं इनके बारे में देखते हैं पहले। तो यहाँ पर इट कैन बी यूज्ड अंडर एसएलआर बाय बैंक्स। हमने देखा था एसएलआर में आप रख सकते हो, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो, आप गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, आप कैश के फॉर्म में रख सकते हो, और आप एसडीएल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो। इट इज ट्रेडेबल
तो यस बिल्कुल इट इज ट्रेडेबल। आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ स्टेट्स, यस इट मैनेज डेट्स ऑफ बोथ सेंटर भी और स्टेट भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कैश मैनेजमेंट बिल, तो इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट इज ट्रू। हमने एसडीएल इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट। इट इज यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट, एग्जैक्टली वही पॉइंट इसने यूज किया है, टू फंड फिजिकल डेफिसिट, नो। ठीक है, ये हार्डली 91 डेज की होती हैं, दे आर नॉट यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट, दे आर यूज फॉर टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज एम्फसाइजिंग, राइट। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर। ठीक है, इसका इसका यूज हुआ था कोविड के टाइम, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सी अगेन पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी एक तरह की आपको टेम्पररी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगेन फॉर सेम पर्पस, कि सेंटर की इनकम और उसमें कुछ मिसमैच चल रहा है या सेंटर को कुछ जरूरत पड़ गई है अलग से पैसे लेने की, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। और इनकी भी टेन्योर सिर्फ 90 डेज ही हो सकता है। और इनकी कितनी लिमिट होगी, मतलब कितना यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि इस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा सेंटर से, क्योंकि ये एक तरह का लोन है ना, वेज एंड मींस एडवांसेज एक तरह का लोन है। ऊपर जो हमने देखे सारी चीजें सीएमबी वगैरह वगैरह, वो एक तरह की बॉन्ड है, वो एक टेन्योर के बाद गवर्नमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट देगी। ठीक है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट उल्टा इंटरेस्ट पे करेगी इनको, आरबीआई को, क्योंकि आपने एक तरह से लोन लिया है। और ये इंटरेस्ट रेट कितना होगा? तो ये उतना ही होगा जितना कि रेपो रेट होगा। ओके, और किस लिमिट तक बोरो कर सकते हैं हम, कितना बोरो कर सकते हैं, तो ये लिमिट डिसाइड दोनों मिलके करते हैं, आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है पहले से कि कितने दिन की होगी। ठीक है, मतलब कितनी लिमिट होगी इस पर। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई हूँ। एंड अगेन सेम चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि ये कोई गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ एक टेम्पररी जो शॉर्ट टर्म मिसमैच आ गया है, ठीक है, हार्डली 90 डेज का, सिर्फ उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर आखिर सीबीएम, सॉरी सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेम काम कर रहे हैं, 90 डेज के लिए इशू हो रहे हैं, राइट। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, एक ही से काम क्यों नहीं कर लिया? देखिए फर्क ये है कि आपका जो कैश मैनेजमेंट बिल है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट जो बिल है वो आपके एक तरह का बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट लोन ले रही है आरबीआई से। क्लियर? देन सीएमबी की जो बॉन्ड्स हैं दे आर ऑल्सो ट्रेडेबल, ये वो बॉन्ड है, वो आप ट्रेड कर सकते हो, आपने परचेज किया, आपको नहीं रखना, अब आप बेच दो किसी और को, बट लोन कहाँ से ट्रेड कर लोगे, राइट। तो दिस इज अनदर डिफरेंस। उसके बाद बेस एंड मीन्स एडवांस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इक्विवेलेंट टू रेपो रेट, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आरबीआई उसको क्या डिसाइड करता है। ऑलराइट, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेज, इट इज यूज टू फंड गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट, नो, इट इज टेम्पररी मिसमैच। इट इज ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो नहीं, वेज एंड मीन्स एडवांसेज कोई सिक्योरिटी है ही नहीं जिसको आप ट्रेड कर सको। ये तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों स्टेटमेंट गलत। एजेंसी बैंक, एजेंसी बैंक क्या है? ये मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था लेक्चर में, बट ऐसा कुछ ज्यादा बताने लायक है भी नहीं उसमें। देखिए, अंडर आरबीआई एक्ट 1934, इसमें आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी बैंक को एजेंसी बैंक अपॉइंट कर सकता है। एजेंसी बैंक यानी कि जो गवर्नमेंट के फंड ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट को जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेस करनी है ना, वो एक पर्टिकुलर बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो सकता है, वो पब्लिक बैंक हो सकता है, इनकी कोई भी डेजिग्नेटेड ब्रांच जिसको आरबीआई डेजिग्नेट कर दे इंडिया के किसी भी पार्ट में, वो ब्रांच को डेजिग्नेट किया जाता है बाय आरबीआई एज अ एजेंसी बैंक। Scheduled payment bank and small finance bank can act as agency bank, and only those private banks which are of certain size are allowed to act as agency bank। अब देखिए ये दो पॉइंट इसलिए क्योंकि ये चेंजेस किए गए हैं आरबीआई में। एक तो ये सेक्शन 45 के अंडर में आता है, ठीक है, सेक्शन 45 के अंडर पावर है आरबीआई के पास कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी बैंक को एजेंसी बैंक। अब इसमें दो रिसेंट चेंजेस जो किए गए ना, वो ये किए गए कि पहले ओनली डेजिग्नेटेड ब्रांच जो होती थी वो कंडक्ट कर सकती थी गवर्नमेंट के बैंकिंग बिजनेस को, लेकिन अब
कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक, okay, they can act as agency without any limit on its size. पहले लिमिट होती थी कि एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए आपका। कुछ कुछ बड़े बैंक थे जो बिग बैंक्स हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता था। अब ये साइज की जो लिमिट थी इसको हटा दिया गया है, राइट। सो ओनली दोज प्राइवेट बैंक विच आर ऑफ सर्टेन साइज आर अलाउड टू एक्ट एज एजेंसी बैंक। तो ये स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगा। अगर ये बहुत पहले का क्वेश्चन होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, राइट, बट यहाँ पे इसको ये गलत हो जाएगा। ओके। दूसरा चेंज किया गया था इसमें कि ऑल शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अलाउ कर दिया गया है, पेमेंट बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया है टू एक्ट एज एजेंसी बैंक। ऑलराइट, सो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्ट एज एजेंसी बैंक and scheduled payment bank they can also. So 1 and 2 statement will be correct. As a lender of last resort, RBI as a lender of last resort, so it is provided to insolvent banks. देखिए, इंसॉल्वेंट बैंक्स को तो नहीं, इंसॉल्वेंट बैंक्स वो हो जाते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं दिवालिया हो गए, ठीक है, पूरे बर्बाद हो गए। तो उनके लिए आरबीआई ये वर्क नहीं करता है, ये उनके लिए कर सकता है जो सॉल्वेंट है, यानी कि अभी भी पेइंग कैपेसिटी तो रखते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में कुछ इनके साथ प्रॉब्लम चल रही, तो उसमें आरबीआई इनकी मदद करता है। आरबीआई प्रोवाइड फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड, नो लॉन्ग पीरियड नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है इनको। जब बीच में कुछ दिक्कत आ जाती है तो आपने जो हमने सब पढ़ा था, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जैसे सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, ठीक है, हमने रेपो रेट वगैरह पढ़ा, तो उससे ये फंड प्रोवाइड करता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड नहीं कर सकता, और कम से कम एक इंसॉल्वेंट बैंक को तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड आरबीआई प्रोवाइड फंड अगेंस्ट कोलेट्रल एंड एट अ पीनल रेट मैंने आपको बताया था, बैंक रेट, ठीक है, आरबीआई से रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है, और कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है आरबीआई, तब जाके बैंकों को लोन देता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज बैंक रन क्या होता है। ये सिचुएशन हमने डिस्कस की थी कि अगर ऐसी अफवाह उड़ जाए कि आईसीआईसीआई बैंक बर्बाद होने वाला है, ठीक है, ये डिफॉल्ट करने वाला है, सपोज ऐसी अफवाह उड़ा दी जाए, तो सब लोग भागेंगे यहाँ पर कि हमारा डिपॉजिट रिटर्न कीजिए, ठीक है, आप कंगाल होने वाले हो, हमारा डिपॉजिट यहाँ फंस जाएगा। तो ऐसे में जब सारे लोग आ जाएं, अब बैंक क्या करता है कि उसने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, ठीक है, सपोज आपको दे रहा है 4% का इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पर, बट नीचे उसी डिपॉजिट को लोन में दे देता है बिजनेस हाउसेस को 8%, 12%, एजुकेशन लोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो अपनी इनकम जो करता है वो यहीं से करता है। अब उसने तो आपका पैसा दे दिया लोन में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 40 साल के लिए भी। अब अगर सभी लोग एकदम से आ गए कि हमें हमारा डिपॉजिट रिटर्न करो, तो वो कहां से करेगा बैंक, राइट। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन। Clear? So customers withdraw their deposit fearing that bank will run out of reserves. This is one correct statement. Banks are in risk of default. तो ये माना जाता है कि सब लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट तो कर ही जाएगा ना, बैंक कहाँ से लौटाएगा सबका डिपॉजिट एकदम से, वो तो आगे दे चुका है लोन में, ठीक है। एंड द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट। नहीं, बैंकरप्ट नहीं हुआ है अभी, वो कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ है, बस आपकी अफवाह उड़ गई कि वो बैंकरप्ट होने वाला है तो सब लोग डिपॉजिट लेने पहुंच गए, बैंकरप्ट नहीं हुआ है वो। ऑलराइट, बैंक रन सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी आपकी। Which of the following functions are part of RBI acting as banker to the central government? RBI maintains the account of the various central government, बिल्कुल करता है, consolidated fund, contingency fund, public account ये maintain करता है आरबीआई। आरबीआई act as advisor to the government on monetary and banking related matters. That's true. RBI provides ways and means advances to the government, अभी देखा हमने ऊपर, and RBI float loan and manages them on behalf of government. अब मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें एक बार, 1 मिनट का पॉज लें और इसका आंसर सोचिए, एंड जिसका सही होगा ना वो ऑनेस्टली जरा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि आपका सही हुआ है, तुक्के में नहीं, प्रोवाइडेड कि आपने वो समझा हो उसमें ट्रिक। सो आप में से जिनको भी लगा है ऑल ऑफ द अबव, आप लोग का आंसर गलत है। ओके, पता है क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा है या नहीं, लेट्स चेक।
Which of the following functions are part of RBI's acting as banker to the government? कि कौन सा फंक्शन है जिसमें आरबीआई एक्ट कर रहा है एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? नाउ रीड दिस फोर्थ स्टेटमेंट। आरबीआई फ्लोट्स लोन एंड मैनेजेस देम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए लोन रेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है उनको, ये उसका डेट फंक्शन है। इट इज नॉट इट्स बैंकिंग फंक्शन। दिस वाज द ट्रिक। यहाँ पर वो एज अ डेट मैनेजर वर्क कर रहा है, और इसीलिए न्यूज में हमेशा आता रहता है कि गवर्नमेंट चाहती है एक अलग से पब्लिक डेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के सारे लोन, लाइबिलिटीज, एसेट्स वगैरह को मैनेज करेगी। ये फंक्शन आरबीआई से लेकर एक पीडीएमए नाम की अथॉरिटी बनाई जाए और उसको दे दिया जाए। राइट, ये न्यूज में था, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ठीक है, ये डेट फंक्शन है, और यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एक्टिंग एज बैंकर, बैंकिंग फंक्शन पूछे गए थे आपसे। तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों। मुझे उसका जानना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 आप में से कितनों ने ये पॉइंट को पकड़ा था, वो बताएगा कि आपका कैचिंग पावर कितना अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। The national income of a country for a given period is equal to, तो ये सिंपल है, जस्ट डेफिनेशन ही है। द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ओके, नो नो नो, नॉट टेरिटरी वर्ड नहीं आएगा। मैं नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम आपको मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए हैं, वो जीडीपी, ठीक है, फिर एनडीपी, उसके बाद जीएनपी एंड एनएनपी। और दिस जीएनपी, ओके, आफ्टर आफ्टर हमारे वो सारे फॉरेन ट्रांसफर वगैरह ऐड करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो आती है वो भी एट द कांस्टेंट प्राइस, वो कहलाती है हमारी एनआई, कैपिटल एनआई, नेशनल इनकम। ठीक है, कैपिटल एनआई। और ये कोई ऐसा फर्जी क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है, दिस वन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, कि जीएनपी की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि नेशनैलिटी की बात आ गई है यहाँ पे। डू नॉट कोनेट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। अब इस पे दिमाग अच्छे से लगाइए, बिकॉज दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। ठीक है, इसको कोशिश कीजिए जरा एक बार, 2018 का क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनेट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। टेक 1 मिनट। ओके, नाउ सी दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वर्ड है ना, ये कोनेट करता है आपकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, क्वालिटी बताता है ये हमारे डेवलपमेंट की। जीडीपी के जो नंबर्स होते हैं वो तो सिर्फ क्वांटिटी वाइज की हमारी जीडीपी बढ़ रही है, बट क्वालिटी वाइज बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता जब तक कि आपकी कंट्री में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो। पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या वो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताएगा हमारी? नहीं, क्योंकि आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लीजिए, बट अगर उसमें से 4 ट्रिलियन से ऊपर की 10% पॉपुलेशन के लिए ही है, तो फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिग्निफाई नहीं करता। जब अगर इंडिया में पॉवर्टी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट पे मत जाइए, गवर्नमेंट के डेटा पे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। पॉवर्टी हमने इतनी रिड्यूस की है, आप 80 करोड़ को एक तो फ्री राशन भी दे रहे हो, दूसरी तरफ हमने तो पॉवर्टी रिड्यूस भी की है। आप अनएम्प्लॉयमेंट आपका कहाँ जा रहा है, लाइनें लगी पड़ी हैं, लोग इसराइल तक जा रहे हैं वॉर कन्फ्लिक्ट जोन में जॉब करने के लिए। आपको लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट हमने रिड्यूस कर लिया। तो इस गवर्नमेंट के डेटा पे हमेशा क्वेश्चन उठते आए। राइट, तो इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कोनेट की हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है कंट्री में, अगर अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। दिस वाज योर क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2018, इसलिए मैंने इसको पोस्ट किया। क्योंकि अगर मैं ऐसे अलग से पोस्ट करता तो फिर आपको लगता है कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। नहीं,
सिर्फ ये नंबर दिखाना $5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन बन जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता यार, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हाई हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम बात करते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं ऐसे मेजर्स की जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे जीडीपी या जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, या हमारा एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमारा नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव, ये सब जो है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स हैं बड़े लेवल पर। अब इसमें देखिए, इन्फ्लेशन है, बिल्कुल है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यस इट इज, एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस, यस, वेज लेवल इन ए कंपनी, वेज लेवल इन ए कंपनी, दिस इज ए माइक्रो इकोनॉमिक टूल, ठीक है, ये मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो है। सो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, राइट। लेट्स मूव अहेड। ओके, यहाँ पे पहले मुझे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। गिवन गुड, वेबलिन गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट थिंग इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इसका मतलब कि डिमांड पे कुछ असर आएगा जैसे लोगों की इनकम चेंज होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट अभी समझते हैं। पहले मैं आपको गिवन गुड के बारे में बता दूं, ये क्या होते हैं। सी, गिवन गुड, दीज आर सॉर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, जैसे कि मिल्क, राइट, एसेंशियल गुड्स। और प्रॉब्लम ये है कि ये वो एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब हो भी तो इतना कोई इतना अच्छा प्रॉपर रिलायबल सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, दीज आर एसेंशियल गुड्स जो कि जनरली अगर आपकी लो इनकम है तो भी आपको लेना ही है। मिल्क बढ़ भी जाए उसके प्राइस तो भी आपको लेना ही है, राइट। तो ये वो होते हैं कि अगर इनकी प्राइस बढ़ भी जाए ना, तो भी इनकी डिमांड जो होती है वो बढ़ती ही जाती है, ये कम नहीं होती। इवन अगर इनकी प्राइस बढ़ गई तो भी डिमांड या तो वही रहेगी या बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का कंजम्पशन और बढ़ता जाएगा। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड। आज प्राइस अगर 54 रुपीज है, कल सुबह उठ के अगर अचानक से वो किसी वजह से 74 हो जाए तो भी आप परचेज करोगे, राइट। सो गिवन गुड्स आर सच गुड्स, आप कह सकते हो दे आर एसेंशियल, लो इनकम, नॉन लग्जरी गुड दैट डू नॉट हैव मैनी सब्स्टिट्यूट्स। ओके, सो अगर प्राइस इंक्रीज हो भी जाए इनकी, तो भी इनकी डिमांड इंक्रीज ही रहेगी, ओके, जब तक कि उनका सप्लाई ना बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, गिवन गुड आपको समझ में आया। ठीक है, द डिमांड फॉर गिवन गुड इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज। देखिए, गिवन गुड्स की गिवन गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज ही होती है चाहे प्राइस बढ़ जाए, बल्कि फिर तो और ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि दाल है, ठीक है, तो फिर इंसान सोचता है कि यार इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैं लेकर स्टॉक कर लेता हूँ 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई अगर उसके प्राइस सडनली बढ़े हैं तो। सेकंड आते हैं वेबलिन गुड्स। ना वेबलिन गुड्स में आप समझ सकते हो कि आईपैड को समझ लीजिए, ठीक है, इसमें आप आईपैड का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर इनकी प्राइस बढ़ती है ना, ठीक है, अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड और बढ़ती है। नाउ यू विल से कि ये तो फिर गिवन गुड्स वाली बात हो गई, बिल्कुल हो गई, बट गिवन गुड्स थे एसेंशियल गुड्स, दीज आर लग्जरी गुड्स। आईफोन आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन एक नया वर्जन आ गया, प्राइस उसकी ज्यादा है नए वर्जन की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि नहीं नहीं, और डिमांड और बढ़ जाती है, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि हमें ये लेटेस्ट जो इसका वर्जन आया हमें वही लेना है, ठीक है। तो ये लग्जरी गुड्स, कुछ ऐसे लग्जरी गुड्स जिनकी अगर प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। ऐसे लग्जरी गुड्स को हम लोग कहते हैं वेबलिन गुड्स। द डिमांड फॉर वेबलिन गुड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। तो गिवन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स कंसेप्ट दोनों का सेम है, द ओनली डिफरेंस इज गिवन आर द एसेंशियल गुड्स जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड दिस वेबलिन गुड्स आर लग्जरी गुड्स, राइट। दोनों की ही डिमांड बढ़ रही है जबकि दोनों के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। क्लियर, तो ये दो कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर हो गए हों आई होप, गिवन एंड वेबलिन। थर्ड थर्ड इज दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स की बात की जा रही है यहाँ पर, ओके। ये कह रहे हैं कि इसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की, इनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है ये नेगेटिव होती है, राइट। तो पहली बात तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है
अगर लोगों की इनकम बढ़ने लगती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दी नॉर्मल राइस एंड बासमती राइस। तो यहाँ पे नॉर्मल राइस जो होगा ना उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी तो लोग स्विच कर जाएंगे बासमती की तरफ। क्लियर? तो ऐसे में जो इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो डिक्रीज होती जाती है इसकी डिमांड, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी को हम कहेंगे नेगेटिव। राइट? इनकम बढ़ी, डिमांड ड्रॉप हो गई, तो इसका मतलब कि उनकी इनकम इलास्टिसिटी जो थी उसकी डिमांड की वो नेगेटिव में चली गई। ओके, तो आई होप आपको यहां से तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। लेसिस फेयर, लेसिस फेयर मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के डाला है। लेसिस फेयर मतलब ये एक इकोनॉमी की ही एक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि स्टेट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये टोटली मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए। ओके, दैट इज लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, यानी कि आप कह लीजिए कि सीधे सीधे कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। ओके, सिर्फ मार्केट में ही डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगी कि क्या होगा और क्या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिमांड में एक फैक्ट्री ओनर है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए लेबर। यहाँ पे है पब्लिक, पब्लिक क्या प्रोवाइड कर सकती है? अपना लेबर। ठीक है, तो अब ये इनको आपस में ही नेगोशिएट करने दीजिए कि ये कितनी सैलरी ऑफर कर रहा है, ठीक है, और ये लोग कितनी सैलरी डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई नहीं होती कि हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आप मिनिमम वेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये थ्योरी कहती है लेसिस फेयर इकोनॉमी। ओके, लॉरेंस कर्व। अब लॉरेंस कर्व क्या है? See, फर्स्ट थिंग इज कि लॉरेंस कर्व बताता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ कह लीजिए विद इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनकम एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये हम लोग पता करते हैं लॉरेंस कर्व से। सो इट इज यूज टू डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन पॉपुलेशन। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले तो लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हायर गिनी कोफिशिएंट इंडिकेट ग्रेटर इनइक्वालिटी। अब गिनी कोफिशिएंट होता है हमारा फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, 0 इंडिकेट करता है फुल इक्वालिटी, यानी कि हमारी सोसाइटी में फुल इक्वालिटी है, सबको अच्छे वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है? और 1 अगर हो तो ये डिनोट करता है फुल इन इक्वालिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, उसका ऐसे याद रख लो 1 यानी कि ओनली मैं, ठीक है, हम ही सबसे रिच है, ठीक है, आप सब गरीब हो, उस तरह की बातें। तो फुल इनइक्वालिटी यानी 1 डिनोट करता है। और मैंने आज न्यूज़पेपर डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग हैं अराउंड 1.45 के आसपास, 0.45 के आसपास। ओके, एंड वी आर सेकेंड मोस्ट इन इक्वालिटी के टर्म्स में, सेकेंड रैंक पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट पर है रशिया, ठीक है, वहाँ अमीर गरीब का बहुत भेदभाव है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। और ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ओके, मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था, 14.5 लाख करोड़ रुपीस का लोन माफ किया जाता है, ठीक है, जबकि मिडिल क्लास आदमी वो लोन भर रहा है पूरा टाइम पे। ठीक है, ये बिजनेस हाउस है, मैंने एग्जांपल आपको दिया था रिलायंस का, जिसने लोन लिया था 49,500 करोड़ का। उसके बाद उसको कहा कि हमारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, फिर उस कंपनी की स्ट्रक्चरिंग की गई अंडर आईबीसी कोड। ठीक है, और डिसाइड हुआ कि सिर्फ 450 करोड़ रुपए लोन चुका दीजिए, और ये भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप 1-2 साल के अंदर चुका देना और आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए लेके सिर्फ 450 करोड़ रुपए देकर मामला सेटल कर दिया गया। देखिए, इसमें नुकसान किसका हुआ? इस बैंक में जो लोग डिपॉजिट करते थे इन बैंक्स के पास, डिपॉजिटर्स का। ओके, इनका नुकसान हुआ। लेस देन 0.7% पर, 0.7% पर उसका लोन माफ हो गया पूरा। ठीक है? तो एनीवे, इस वजह से हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। सो हायर गिनी कोफिशिएंट, यानी कि जैसे जैसे हम इधर हायर साइड जाएंगे 0.6, 0.7, 0.8, तो क्या ये और ज्यादा इनइक्वालिटी डिनोट करेगा? बिल्कुल करेगा। हम फुल इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गिनी कोफिशिएंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज ड्यूरिंग लास्ट डेकेड, काफी इंक्रीज हुआ है। इन 2020 वेल्थ शेयर ऑफ टॉप 1% वेल्दी पीपल डिक्लाइन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नहीं, ये बात तो चीख चीख के पूरे देश को बताई गई है कि कोविड के टाइम पर जो रिच पीपल हैं वो और ज्यादा रिच हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया डिक्लाइन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
If a family spend 25% of their income on food at an income level of 50,000 per month, if their income increases, अब इस फैमिली की इनकम बढ़ के हो गई है 1 लाख रुपए, they will spend less than 25% of money on food while increasing spending on other areas. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ बोलता है? अब इसके लिए मुझे आपको पढ़ाने पड़ेंगे पहले ये चारों लॉ जो आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं एंगल्स लॉ को। देखिए, एंगल्स लॉ ये कहता है कि अगर आज आपकी इनकम बढ़ रही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, पहले इनकम थी 50,000, राइट, वो अपना 25% करीब करीब आप मान लीजिए 12,500 रुपए खर्च कर रहा था फूड पर, राइट। अब उसकी इनकम हो गई है 1 लाख रुपए, अब भी वो 25% ही इन्वेस्ट कर रहा है, यही लिखा है ना, इट विल स्पेंड लेस देन 25%, हाँ लेस देन 25% ऑन फूड वाइल इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, यानी कि अब वो इससे भी कम इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 12,500, ठीक है, अगर हम 1 लाख का 12.5 मान लें, ये मान लें कि उसने अपने फूड पे उतना ही खर्चा किया जितना वो पहले करता था, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि अब वो हार्डली 12.5% ही इन्वेस्ट कर रहा है अपने फूड पे, और दूसरी चीजों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे अपना घर अच्छा बनवा रहा है, लाइक कार ओन कर रहा है, या घर में फर्नीचर वगैरह चीजें अच्छी लगवा रहा है, ठीक है, उसकी इनकम बढ़ी है। तो ये बात कहती थी एंगल्स लॉ। जैसे जैसे इनका इंसान की इनकम बढ़ेगी, इंसान की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वो फूड पर कम इन्वेस्ट करेगा और लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। दिस इज सेड बाय एंगल्स लॉ। क्लियर? दूसरा है मिस्री इंडेक्स। अब ये तो नाम से ही क्लियर है, मिस्री इंडेक्स यानी कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दिखा रहा है इंसान की लाइफ में, ठीक है, कि एक तरफ तो जॉबलेस है, दूसरी तरफ लाइफ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है उसके लिए जिंदगी चलाना, और यहाँ पर ऊपर जॉबलेस है, तो ये डिस्ट्रेस दिखाता है कि वो इंसान मिस्री में रह रहा है। तो ये क्लियर हो गया। फ्लिप कर्व्स, फ्लिप्स कर्व ये हमने समझ लिया था कि इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ी, महंगाई कब बढ़ेगी, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, ठीक है, जैसे कि 2 ब्रेड के पैकेट के लिए 5 लोग आ रहे हैं, तो जब डिमांड ज्यादा हो रही है तो कंपनी क्या कहेगी, सप्लाई बढ़ाओ, नीचे डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा वर्कर्स हायर करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, और अगर इन्फ्लेशन नीचे है कि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो किसके लिए प्रोडक्शन करेगी कंपनी, तो वो अपने वर्कर्स को निकालना शुरू कर देती है कि अभी डिमांड नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्लियर? ये बात कहता था हमारा फिलिप्स कर्व, ये हमने जान लिया था। कुजनेट्स कर्व ये मैंने आज के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में भी डिस्कस किया था आपके साथ, कि ये एक तरह से इन्वर्टेड यू शेप्ड का होता है। इन्वर्टेड यू शेप ये क्या बताता है, ये कहता है कि जब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू होती है, ठीक है, तो कुछ लोग कुछ एरिया में रहने वाले, जैसे दिल्ली में रहने वाले, ये लोग रिच होने लगेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, लैंड प्राइसेस बढ़ने लगेंगे दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज में, ठीक, तो इनइक्वालिटी पहले बढ़ेगी, कुछ लोग अमीर होते जाएंगे, कुछ लोग गरीब होते जाएंगे। कोई हाईवे एक्सप्रेसवे निकला, किसी स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे एक्सप्रेसवे निकला, तो उस आसपास होने वाला जो लैंड है उसके ओनर्स रिच होते जाएंगे, बाकी गरीब रह जाएंगे। बट फिर जैसे जैसे अब दिल्ली मुंबई ये सब सैचुरेट हो गए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, फिर अब कंपनीज क्या सोचती हैं, हम थोड़ा सा स्मॉल टाउन की तरफ जाते हैं, टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज की तरफ जाते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, लैंड चीप है। जैसे कॉलेजेस वगैरह आप देखेंगे थोड़ा सिटी के आउटसाइड में बनाए जाते हैं क्योंकि लैंड चीप है, राइट, और प्रॉपर पॉश एरिया में आओगे तो लैंड महंगा है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होना शुरू होती है तो पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक जगह जाके रुकती है और फिर डिक्रीज होना शुरू होती है, यानी कि अब इकोनॉमी के बेनिफिट सबको मिलने लगे। ओके, तो ये बात कहता है कुजनेट कर्व। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर कराना नहीं है, मेरा मकसद है कि जो थोड़े बहुत कंसेप्ट हमारे रह गए हैं लेक्चर में वो भी हो जाएं, और साथ में आप अपने जो आपने अभी तक सीखा है उसका नॉलेज भी आप अप्लाई कर लें कि कितना समझ में आया कितना नहीं। डबल डिप रिसेशन, ठीक, डबल डिप रिसेशन ऐसा होता है कि जैसे पहले हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आया, मंदी, हम नीचे गए, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुई, ओके, इकोनॉमी ने गेन करना शुरू किया, बट उसके बाद वापस से रिसेशन में चली गई, ओके, फिर वापस से गेन करना शुरू किया, यानी कि एक तरह से डब्ल्यू शेप चलती है हमारी इकोनॉमी, इसको कहते हैं डबल डिप। रिसेशन आया, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुई, फिर वापस रिसेशन में चली गई, फिर थोड़ा इंप्रूव हुई, राइट। सो इसको हम कहते हैं डबल डिप रिसेशन या ग्रोथ रिसेशन। अब ये वर्ड ग्रोथ क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है, ठीक है, ग्रो हो रही है इकोनॉमी, बट बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो हो रही है, यानी कि
जितनी तेजी से वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है ना, उससे ज्यादा वो एम्प्लॉयमेंट लूज कर चुके हैं लोग, राइट। ग्रोथ होती है बट मोर जॉब्स आर लॉस्ट देन क्रिएटेड। ठीक है, मार्केट में मतलब जैसे आप मान लीजिए इकोनॉमी जस्ट 0.5% से ग्रो हो, 1% से ग्रो हो या 2% से ग्रो हो, ठीक है, तो ये बहुत स्लो ग्रोथ होती है और मेजोरिटी डेवलप कंट्रीज इसी ग्रोथ रेट से चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ग्रोथ रिसेशन, यानी कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है लेकिन इतना स्लो हो रही है कि मोर जॉब्स आर लॉस्ट देन क्रिएटेड। क्लियर। टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन होता है जैसे हम ईयर को डिवाइड कर लें, पहले 3 मंथ, फिर दूसरे 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, ठीक है। तो पहला जो क्वार्टर है उसमें हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई, उसके बाद लगातार दूसरे क्वार्टर में भी डिक्लाइन हो गई। सो जब इकोनॉमी बैक टू बैक 2 क्वार्टर में डिक्लाइन हो जाती है तो उसको कहते हैं हम टेक्निकल रिसेशन। क्लियर। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सिर्फ ग्रोथ रिसेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी दो मैंने आपको समझा दिए। नाउ ये टर्म्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को बहुत मिलते हैं, के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी एंड एल शेप्ड रिकवरी। तो पहले मैं आपको ये सारे टर्म्स क्लियर कर देता हूं। के शेप में आपको बता चुका हूं कि यहां पर के शेप में कुछ सेक्टर है हमारे जो मंदी से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये डिक्लाइन हो रहा है, बट कुछ सेक्टर्स हैं जो तेजी से रिकवर हो रहे हैं या तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब कोविड जब गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि टूरिज्म सेक्टर को एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ नहीं देखने को मिली काफी टाइम तक, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे उतना ज्यादा, लोग हमेशा से ये फोबिया था कि अभी भी स्प्रेड हो रहा है कुछ शहरों में, ठीक है, अभी ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तो जो पूरा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था वो डिक्लाइन में जा रहा था, ग्रोथ नहीं थी उसमें। बट जैसे ही ये कोविड आया आपका, तो आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह थी, जो एजुटेक स्टार्टअप्स थे, इनमें एक बूम आ गया। ठीक है, खान सर फेमस हो गए, पीडब्ल्यू फेमस हो गया, अन अकेडमी की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जो एजुटेक सेक्टर था वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ, बट जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, इसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये होता है हमारा की शेप रिकवरी। ठीक है, और ऐसे में इनइक्वालिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ हैं जिनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, दे आर बिकमिंग रिच, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप ही स्टूडेंट हो, आप वहां कोचिंग में पे कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग में, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप ही के फादर का अगर टूरिज्म का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनके सेक्टर में डिमांड नहीं है, ठीक है, तो उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन एस्ट्रेक वालों की इनकम बढ़ रही है, तो इनइक्वालिटी की ग्रो होगी, राइट। सॉरी। K-shaped recovery is characterized by an increase in the income inequality between various income inequality between various sections of the population. ये दो लाइन गलत रिपीट हो। W-shaped recovery is the most optimistic scenario of an economic recovery. नहीं, W-shaped मैंने आपको ऊपर बताया ना, इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, फिर थोड़ी इंप्रूव होगी, फिर रिसेशन में जाएगी, फिर इंप्रूव होगी, राइट, वो W-shaped होता है। यहाँ पे जो बोला है ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है कि इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, ये होता है आपका Z शेप। ठीक है, जब हम Z शेप रिकवरी की बात करते हैं उस केस में हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी क्रैश हो गई है, बट एकदम से इतनी स्पीड पकड़ेगी कि इट विल मेक अप फॉर द लॉस्ट ग्राउंड, राइट, उसे हम कहते हैं जेड शेप। तो इस स्टेटमेंट में आंसर वर्ड होना चाहिए था डब्ल्यू की जगह जेड शेप। इसके बाद एल शेप रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो रेट ऑफ रिकवरी विद परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यस, अब एल शेप को जरा देखिए। ठीक है, ये वाला जो सिग्निफाई कर रहा है हमारा, वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अभी। ओके, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो ग्रो कर रही है, स्लो 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 स्लो, बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एल शेप रिकवरी, कैरेक्टराइज बाय स्लो रेट ऑफ रिकवरी। ठीक है, जो कि रिकवरी ऐसी होनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई, वो इस तरीके से चल रही है धीरे धीरे, 0.5 1% 2% एंड सो ऑन। ठीक है, सो और परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है पूरा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है, रेंग रही है जमीन पे, बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इसे कहते हैं एल शेप रिकवरी। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ज़ॉम्बी फॉर्म, देखिए ज़ॉम्बी फर्म के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऐसे फर्म होते हैं जो प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं, जो बस धक्के मार मार के चल रहे हैं। कभी कोई बेल आउट कर रहा है, कभी कुछ, जैसे अगर कोई कोचिंग सेंटर खोलता है, ठीक है, और प्रॉपर रिकवरी प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो घर वालों से पैसे ले रहा है, ठीक है, कि अभी उतनी इनकम नहीं हो रही है, और रेंट ज़्यादा है क्लासरूम का, फैकल्टी से खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से इनकम ले रहा है, उस कंटेक्स्ट में समझिए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ज़ॉम्बी फर्म।
प्रॉफिटेबल नहीं है, बट जैसे तैसे सस्टेन कर रहा है, धक्के मार मार के चल रहा है, ठीक है। सो इट इज अ फर्म विद लोअर देन 1 इंटरेस्ट कवरेज। अब मुझे आपको इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझाना होगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर क्या होता है। ये भी आपके पीवाई क्यू में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आया था, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपसे पूछा गया था कि ये क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, क्या आप वो चुका पाएंगे? क्या आपने कहीं से लोन लिया कोचिंग खोलने के लिए, तो आप उतना भी अर्न कर रहे हो कि आप ये इंटरेस्ट पे कर पाओगे, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ये बता देता है कि आपका आपने जो लोन लिया है आप वो चुकाने के में सक्षम हो या नहीं, या वो लोन बैड डेब्ट बन जाएगा। ओके, सो यू कैन से दैट फर्म्स विद एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर देन 1, अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर देन 1 है, ओके, देन यू वोंट बी एबल टू मीट योर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। ओके, आप अपनी इनकम से आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 है। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, राइट? सो इट इज ए फर्म with lower than 1 interest coverage ratio and are unable to meet their interest obligation from their income। तो आप कह सकते हो कि इसने जो लोन लिया होगा वो बैड डेट में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बैंक का लोन देते वक्त आपसे ये सब इंक्वायरी इसलिए करता है ताकि वो ये जान सके कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 तो नहीं है, वरना उसका लोन दिया हुआ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बैड डेट में, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फर्म सप्लाई कर्व। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म टू द राइट, ओके, एंड इंक्रीज इन इनपुट शिफ्ट्स फर्म सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। तो अब इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि ये सप्लाई कर्व होता क्या है। नाउ सी, एक तरफ है प्राइस, दूसरी तरफ है क्वांटिटी। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये इस तरह का है। अब ये बताइए कि अगर मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रही है मेरी कंपनी, ठीक है, कि मैंने बढ़िया टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की है, तो मुझे वर्कर्स कम हायर करने पड़ेंगे, राइट? कंस्ट्रक्शन में मैंने बहुत सारे वर्कर हायर किए थे, फिर मैं कुछ मशीनें ले आया जो मेरा काम और तेजी से भी कर रही हैं और इजी भी कर रही हैं, ठीक है, तो मैं ज्यादा फ्लैट तैयार कर पाऊंगा कम टाइम में, राइट? तो आप कह सकते हो कि जब मैं टेक्नोलॉजिकली उसमें वो करूंगा, तो मुझे जो भी प्रोडक्शन में करूंगा उसमें मेरी कॉस्ट डिक्रीज होगी, राइट, नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि अब मैं मशीनों के थ्रू वो काम कर रहा हूं, राइट? अगर मैं किसी को ट्रांसलेट करने के लिए रखूं इंग्लिश से हिंदी में अपना कंटेंट, तो मुझे बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी वगैरह का यूज करूं या गूगल वगैरह ट्रांसलेटर का यूज करूं, ठीक है, मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा, टेक्नोलॉजिकली मैंने प्रोग्रेस की, ठीक है, और मेरी जो कॉस्ट थी, अब एक ही लड़का वो काम कर सकता है एक दिन में जो 4-5 लड़के कर रहे थे हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कम आ जाएगी, ठीक है, और काम तेजी से होगा तो क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन होगा वो भी तेज होगा, ठीक। तो अब मेरा कर्व कुछ बनेगा इस तरह का, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं तो मेरा जो कर्व था प्राइस और क्वांटिटी का, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले यहां पे था, अब यहां शिफ्ट हो गया राइट साइड पर, ठीक है? तो सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म शिफ्ट टू राइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस शिफ्ट ए फर्म सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। अब दूसरी सिनेरियो कंसिडर कीजिए। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि मेरे इनपुट प्राइस बढ़ रही है, यानी कि ये वाली जो प्राइस थी, ठीक है, अब ये मेरी बढ़ती जा रही है किसी वजह से। मैं जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ, जैसे अगर मेरी कोई प्रिंटिंग प्रेस है तो मेरा जो भी पेपर वगैरह लगता है वो बहुत महंगा हो गया है मार्केट में, ठीक है, तो प्राइस बढ़ गई है, राइट? अब प्राइस बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ये बढ़ रहा है, तो मैं क्वांटिटी रिड्यूस कर दूंगा। अब मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, इतना इनपुट नहीं लगा सकता, ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं तक कर पाऊंगा, ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट? तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके का हो जाएगा, प्राइस बढ़ गई है लेकिन क्वांटिटी नीचे आ गई है, राइट? दिस विल बी माय कर्व। तो मेरा कर्व जो होगा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, right? तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा वन वे कम्युनिकेशन है, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग लाइव सेशन में करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, वो इंटरेक्टिव रहेगा एटलीस्ट।
The aggregate saving rate of an economy growing at 12.5% per annum is 43%. ठीक है, ये aggregate saving rate बता रहा है. Assume that people in the economy use half of their saving for investment. What will be the ICOR? अब इसके आपको सबसे पता होना चाहिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो ICOR मैं डिफाइन करता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय जीडीपी का ग्रोथ रेट. ठीक है, तो मुझे एक्जैक्टली वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताने में इंटरेस्ट है कि आखिर हम किस तरीके से आईसीओआर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है वो देखिए, और उसके बाद जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, और ये रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, नॉमिनल जीडीपी की. नॉमिनल जीडीपी तो वो तो इन्फ्लेशन की वजह से दिखती है सिर्फ आपको बढ़ी हुई. ओके, हमें रियल जीडीपी पे देखना है बिना इन्फ्लेशन के. तो इसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो चलिए इसको रफली कैलकुलेट कर भी लेते हैं. इसने क्या कहा, एग्रीगेट सेविंग रेट ऑफ द इकोनॉमी इज 12.5%. इकोनॉमी ग्रोइंग एट 12.5%, यानी कि नीचे की वैल्यू हो गई 12.5%. ओके, एंड एज्यूमिंग दैट पीपल इन द इकोनॉमी यूज हाफ ऑफ देयर सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट. तो उनका सेविंग रेट कितना था, 44 मान लो इसको. ठीक है, टेम्पररी इसको सेविंग रेट, और अपने सेविंग रेट की हाफ. ठीक है, तो 44 का हाफ यानी कि करीब 22 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सेविंग यूजिंग हाफ ऑफ देयर सेविंग एज इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 22, तो डिवाइड करूंगा आ जाएगा अराउंड करीब करीब 1.7. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1.75. ठीक है, आईसीओआर. यानी कि एक चीज समझिए यहां पर कि मेरा आईसीओआर कितना है 1.7. और इसके बारे में एक हमेशा याद रखिएगा कि ये एफिशिएंसी को डिटरमिन करने में मदद करता है हमारी. ओके, जितना कम हमारा आईसीओआर होगा उतनी हाई हमारी एफिशिएंसी होगी. ठीक है, यानी कि अगर मैं 99 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं 100 रुपए अर्न करने के लिए, एफिशिएंसी बहुत पुअर है ना, है ना. यानी कि मेरा आईसीआर यहाँ पे बहुत हाई है. ठीक है, यानी कि बहुत इनएफिशिएंटली चल रहा है मेरा फॉर्म, इनएफिशिएंट है बहुत. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मैं 90 रुपीज इन्वेस्ट करके 100 रुपए अर्न कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आईसीआर क्या होगा, लो होगा. ठीक है, तो मेरी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी मेरी हो जाएगी हाई, वेरी हाई. ये कहेगा एफिशिएंसी हाई. तो आप इसमें कह सकते हो कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और एक इकोनॉमी को हमेशा अपना आईसीआर कम से कम रखना चाहिए. ओके, ताकि कम इन्वेस्ट करके, कम इन्वेस्टमेंट पे भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले इकोनॉमी में. क्लियर, तो ये याद रखिएगा, एफिशिएंसी डिनोट करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. With respect to ICR, consider following statement. ICR represents relation between investment and GDP growth rate. तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, राइट, बिल्कुल यही था. सेकंड, लोअर द आईसीआर वैल्यू रिफ्लेक्ट लोअर एफिशिएंसी. नहीं नहीं नहीं, अगर आईसीआर लो होगा ना तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, ये तो डिग्री बताएगा हमें कि हमारी बहुत हाई एफिशिएंसी है. 90 रुपए खर्च करके हम 100 रुपए जनरेट कर रहे हैं, राइट. सो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली. नेक्स्ट इज, इन विच सिचुएशन जीडीपी ऑफ ए कंट्री विल बी इक्वल टू जीएनपी. अब मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया था कि आप जीएनपी अगर निकालनी है, यहां पे बात नेशनैलिटी की आ गई है, राइट. तो ये फॉर्मूला क्या था, जीडीपी यानी डोमेस्टिक पे जितना प्रोडक्शन हो गया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया उसको हटा दो, और हमारे जो नेशनल, हमारे सिटीजन ने जो फॉरेन में प्रोड्यूस किया उसको ऐड कर लो, तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगी. अब अगर मैं इसको कह दूं कि ये नेट फैक्टर 0 है, यानी कि जितना फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ किया था उतना ही हमारे लोगों ने अलग अलग कंट्री यानी फॉरेन में अर्न कर लिया है, तो ये नेट फैक्टर हो गई 0. ठीक है, तो इसको 0 मान लें तो ये दोनों इक्वल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक. ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू इट्स जीएनपी when there is no net factor income from abroad. Okay, so that's how you just need to apply all your concepts and get these questions right. Kuznets hypothesis अभी देखा था हमने पीछे. ठीक है, क्या क्या बता रहा था ये हमें कि इन्वर्टेड यू टाइप की ग्रो करती है हर इकोनॉमी, चाहे आज वो यूएस यूके हो या इंडिया हो, जापान चाइना जो भी हो. पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी जब ग्रोथ पकड़ेगी आपकी इकोनॉमी, कुछ लोग अमीर बनेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ रीजन डेवलप होंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे. उसके बाद फिर ये इनइक्वालिटी घटना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर इनइक्वालिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट सबको मिलने लगते हैं फिर.
ये सभी रीजन में आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाती है। कोजेनेट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी फॉलोड बाय इनइक्वालिटी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी हैज इंक्रीज नियरली 5 टाइम्स इन द पास्ट 2 डेकेड्स। तो ये सन 2000 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी समथिंग $400, 400 $450। ओके, आज हमारी पर कैपिटा इनकम है $2500 से ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सही है। पास्ट 5 ईयर शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ रूरल वेज ग्रोथ। ये मोदी 2 सरकार का पॉइंट है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में हमने डिस्कस किया था कि रूरल वेज ग्रोथ, गांव में लोगों की इनकम बढ़ने की बजाय उल्टा घट गई है। ऑलराइट, इतना जीएसटी लगाया छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे कि लोगों की इनकम उल्टा रिड्यूस होना शुरू हो गई। ओके, सो रियल की बात की है उसने। ठीक है, यहाँ पे रियल वर्ड मिस हो गया, रियल रूरल वेज ग्रोथ। तो आप कह सकते हो कि चीजें सपोज कि पहले 100 रुपए की थी अगर कोई चीज, तो वो बढ़ के 130 रुपए की हो गई है। ठीक है, बट उसको अगर पहले 100 रुपए इनकम थी उसकी डेली वेज अर्नर की, तो उसकी इनकम हो गई बड़ी है सिर्फ 115 रुपए। ठीक है, बट इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और ये सब मिला के वो जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में खरीदता था वो आज 130 का है। तो उसकी जो रियल वेज हुए हैं वो डिक्रीज हुए हैं उल्टा। ठीक है, ये इंडिया की वो प्रॉब्लम है, और ये इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 2 दिन से आ भी रहा है लगातार। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा। इफ एवरी रेसिडेंट इन इंडिया हैज द सेम इनकम द गिनी कोफिशिएंट विल बी 0। मैंने आपको बताया 0 to 1, 1 यानी फुल इनइक्वालिटी, 0 यानी फुल इक्वालिटी। तो ये पॉइंट हो जाएगा सही। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी कैलकुलेशन ऑफ इंडिया। जरा 1 मिनट का पॉज लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई विल टेल यू व्हाई। जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। जीडीपी की बात कर रहा है। सैलरीज ऑफ इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। हमारे दिल्ली में जो एम्बेसी है वहां पे सपोज कोई कुक है या कोई वर्कर है, कोई गार्डनर है, कोई ड्राइवर है, बट वो वर्क किसके लिए कर रहा है? रशियन एम्बेसी में। और वो रशियन एम्बेसी है कहाँ? इंडिया में। और मैंने आपको क्या बताया, हर कंट्री की जो एम्बेसी होती है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। तो भले ही ये न्यू दिल्ली में हो, इंडिया में हो, बट ये रशियन एम्बेसी है तो ये रशियन टेरिटरी मानी जाएगी। और वहां पे जो भी सैलरी वगैरह आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। इस एम्बेसी में दी जाने वाली हर गुड्स एंड सर्विस वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो भले ही वो इंडियन रेसिडेंट हो लेकिन वर्क कहाँ कर रहा है? रशियन एम्बेसी में। वो तो एक फॉरेन टेरिटरी हो गई। और जीडीपी की कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही है विद इन आर टेरिटरी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट। तो ये हम जीडीपी में ऐड करते हैं। मैंने आपको चाइना रेस्टोरेंट वाले का एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, आप प्रॉफिट अर्न करो वो अलग बात है। ठीक है, चाइना अपनी जीएनपी में ऐड करता रहेगा क्योंकि उसके नेशनल ने प्रोड्यूस किया, उसके यहाँ की एक कंपनी ने किया है। ठीक है, वो आदमी उसका रेसिडेंट है, बट किया तो हमारी टेरिटरी में है ना प्रोड्यूस, तो हम इसको ऐड करेंगे अपनी जीडीपी में। प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ आईडीबीआई बैंक इन जर्मनी। जर्मनी में किया, हमारी टेरिटरी में थोड़ी प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी 2 ओनली। Which of the following can be used to measure changes in price? Changes in price in economy. लगाओ दिमाग, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लेके सोचो, या वीडियो पॉज करके सोच लो। मेजर करना है चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी से कर सकते हो, सीपीआई से कर सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर से कर सकते हो, डब्ल्यूपीआई से भी कर सकते हो, लेकिन रियल जीडीपी से नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी तो हम निकालते ही इन्फ्लेशन को माइनस करके है ना। और प्राइस चेंज कौन बताता है? इन्फ्लेशन। पिछले साल चीज 100 रुपए की थी, इस साल 110 रुपए की है, तो वो आपको नॉमिनल जीडीपी देता है, इन्फ्लेशन, राइट। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी इन्फ्लेशन बताता है। जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ठीक है, वो डिफ्लेटर निकाल देगा। डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन रियल जीडीपी हमें प्राइस में कितना चेंज हुआ है ये नहीं बताता है, वो बताता है क्वांटिटी में। ठीक है, कि जैसे दो कार प्रोड्यूस हो रही थी, 1-1 लाख रुपए ईच की, तो 2 लाख रुपए हमारी जीडीपी थी।
ओके। अब 3 कार प्रोड्यूस हो रही है और हमारी जीडीपी हो गई है 3 लाख की, तो ये बताएगा हमारी रियल, ठीक है। लेकिन सपोज अब भी 2 ही कार प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हर कार की इनकम हो गई 1.5 लाख, तो ये भी तो 3 लाख की देगा ना जीडीपी। रियल जीडीपी भी 3 लाख दे रहा था, ये नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो अभी भी सेम है, 2 ही है। ये तो इन्फ्लेशन की वजह से कार की कीमत बढ़ गई है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी हमें बता देगा प्राइस चेंज, रियल जीडीपी नहीं बता सकता। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज ए पीवाईक्यू, इसको आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करके देखिए। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2012, काफी पुराना है, बट जस्ट ट्राई इट, क्योंकि अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पे। क्वेश्चन की क्वालिटी तो यहाँ से और ज्यादा इंप्रूव होगी आगे। चलिए, आरबीआई को माना जाता है बैंकर्स बैंक, क्यों? अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, बिल्कुल, सीआरआर वगैरह, ठीक है। आरबीआई लैंड फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, यस। रेपो रेट, आरबीआई advises commercial bank on monetary matters, बिल्कुल, ठीक है। So all three will be correct. Which of the following measure would result in increase in money supply in the economy? Now this is very simple question, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत बात की, मनी सप्लाई कब घटता है कब बढ़ता है, कैसे टूल्स यूज किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ये सब हमने यूज किए ना। तो अब जरा इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो। अगेन दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012। एक बार सोचो। चलिए, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब यहां पर आरबीआई पैसे दे रहा है, ये पैसे दे रहा है, और यहां पब्लिक से या बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहा है, ठीक है। तो पैसा मार्केट में जा रहा है आरबीआई के लॉकर से निकल के, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और हमें यही चाहिए कि इंक्रीज कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक। अब यार, अगर पब्लिक ने जाके ऊपर बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, तो वो तो बैंक के लॉकर में चला गया, ठीक है, मार्केट से निकल गया, पब्लिक के हाथ से चला गया, तो इससे तो मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक, इससे तो मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में देखना है इंक्रीज। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, यस। आरबीआई यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी और बदले में आरबीआई उसको पैसे देगा, और फिर गवर्नमेंट ये सब अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जनता के बीच में भेज देगी, ठीक है। तो इससे भी मार्केट में मनी सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब यहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, वो जीसैक सेल करने आया है इस बार पब्लिक को, और पब्लिक से क्या ले लेगा? पैसे, और अपने लॉकर में लॉक कर देगा, तो इससे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। लिक्विड एसेट्स, लिक्विडिटी की बात की गई। लिक्विड एसेट मैंने आपको बताया था, जो जितनी जल्दी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपको जैसे इमीडिएट कुछ काम करना है तो आप तुरंत उस चीज के थ्रू वो काम कर सको। करेंसी, ऑब्वियसली बात है, आपके पास करेंसी अगर जेब में पड़ी है तो कर लो यूज, ठीक है। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट, जैसे कोचिंग्स वगैरह में जब फीस भरनी होगी आपने पहली बार आके, तो डीडी के फॉर्म में ही भरी होगी, यानी कि आपने बैंक में जाके कैश दिया होगा और उन्होंने डिमांड डिपॉजिट दिया होगा, और वो तुरंत की तुरंत उनको कोचिंग वाले उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 4 होगा, उसके बाद 1। सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, आपका सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, आप एटीएम से निकाल सकते हो, आप जा सकते हो वहां पे कि मेरा सेविंग डिपॉजिट रिटर्न कर दो, वो कर देंगे, ठीक है। 3, टाइम डिपॉजिट, ये होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट टाइप की चीजें, यानी कि ये लॉक होती है कुछ साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 20-20 साल की भी एफडी कराते हैं लोग, राइट। तो ये सबसे लेस लिक्विड होता है, बीच में आपको दिया जा सकता है बट कुछ पेनल्टी काट के। तो 4132 शुड बी द आंसर, सो आंसर इज 4132। ओके, दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013। ओके, एक क्वेश्चन आज और दिखेंगे बस, लास्ट वाला, उसके बाद फिर इसको खत्म करें। एनीवे 70 क्वेश्चन ही है, 35 तक हमने कर लिए हैं, अगली बार देखेंगे अब इसको, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट पार्ट वन ऑफ दिस प्रैक्टिस सीरीज। अभी पार्ट 2 और आएगा, और वही वो जितने हमने इकोनॉमी में टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं अभी तक, उसी पर बेस्ड, ठीक है। तो ये सब हमारा वीक 1 का शेड्यूल कंप्लीट होता है यहाँ पर, सिर्फ वीक 1 का, ठीक है। अब वीक 2 का हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है, स्टैटिक रिविजन सीरीज। इसके लेक्चर्स आपको एक्सेस हैं जिन लोगों ने पेड कोर्स सब्सक्राइब किया है, और साथ में आपका करंट अफेयर रिविजन सीरीज भी चल रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।